हेलो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे डायमेंशंस किए थे और कुछ डायमेंशंस हमारे रह गए थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले हम डायमेंशंस देखते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास का मास और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये कितना आ जाएगा? m1 l1 एंड t माइनस, यह आ जाएगा मोमेंटम का। उसके बाद देखते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। अब हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? V बाय आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? वोल्टेज बाय करंट, ये क्या होती है? V इज W बाय Q और करंट I। अब देखो I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय T, और यहाँ से Q क्या आ जाएगा? I क्रॉस T। ये वैल्यू इसमें रख दे, W बाय Q की जगह I क्रॉस T टाइम और ये I। ठीक है, I, तो ये W I स्क्वायर और टाइम T। ठीक है, अब W दिस इज द वर्क, और वर्क को कैसे लिखते हैं? m1 l2 एंड t माइनस 2, और I यानी करंट का कितना होता है? एम्पेयर यानी a स्क्वायर, और टाइम का यानी t। तो ये कितना आ जाएगा? m1 l2, ये t ऊपर जाएगा t माइनस 3 और ये ऊपर चला जाएगा तो a माइनस 2। ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस के डायमेंशंस हो गए। उसके बाद अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं डायमेंशंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये क्या होता है? स्पीड ऑफ रे, जो रे की स्पीड होती है इन मीडियम फर्स्ट मीडियम के अंदर, और स्पीड ऑफ रे इन सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम बाय यानी v1 बाय v2। अब v1 बाय v2 है तो स्पीड है तो l बाय l यानी 1, यानी इसके जो डायमेंशंस हो जाएंगे m0 l0 एंड t0। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा डायमेंशनलेस। ठीक है, अब एक और देखते हैं जो कि एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो मास का मास, वेलोसिटी क्या होती है? लेंथ बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और आर का यानी एक टाइप से लेंथ ही होगी, तो ये कितना आ जाएगा? m1 l2 एंड t माइनस 1। तो ये डायमेंशंस हो जाएंगे एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, अच्छा बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या कहती है, क्या प्रिंसिपल होता है होमोजेनिटी का। अब देखो, नाम में ही दिख रहा है होमोजेनिटी मतलब एक जैसी। ठीक है, जिनके सेम डायमेंशंस हो। अब इसकी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। जिन आर ओनली अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, हम उनको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, विच हैव ए यूनिट डायमेंशन और सेम, जिनके पास डायमेंशंस एंड जो यूनिट है वो सेम हो, उन्हीं जो फिजिकल क्वांटिटी है उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव यूनिट एंड डायमेंशंस आर सेम। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारा ये फॉर्मूले जैसे ये होते हैं ना, m1 l1 t माइनस 2, जैसे ये हैं m1 l1 t, मतलब हम ऐसे लेते हैं ना। तो ये जो होते हैं, अब मास में से मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टाइम में से टाइम में, अब और ऐड भी ऐसे ही करेंगे, मास को मास में, लेंथ को लेंथ में। अब देखो, ऐसा तो होगा नहीं, तो ऐसा कभी नहीं होता ना कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस को 2 सेकंड में से घटा दे,
ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा तो ये पॉसिबल है। तो सेम डायमेंशन जिनके हों उन्हीं को एडिंग और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिवाइड और डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा फर्क है। इस ये प्रिंसिपल उसके बारे में क्या कहता है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई हम कैसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो देखो ये अलग अलग डायमेंशंस के ना, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो सकते हैं अलग अलग। जैसे प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने डिवाइड भी कर दिया इसको, है ना। वैसे ही मान लिया अगर जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना। तो अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यही बताते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमसे बहुत बार पूछे जाते हैं IIT JEE में और नीट में। सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लिया V इज इक्वल टू A प्लस BT, ये है। अब ये बताना इस ये जो इक्वेशन है इसमें डायमेंशंस निकालने हैं, किसके, A और B के, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, B माइनस A माइनस BT, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो V होगा, V में से A सब्ट्रैक्ट हो रहा है और A में से माइनस BT, यानी V इज इक्वल टू A। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायमेंशंस इसके होंगे वो इसके होंगे। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, LT माइनस 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, और वही A का होगा। A तो कांस्टेंट है ना, और हमें A और B के तो डायमेंशंस चाहिए, तो हम A के डायमेंशंस क्या हो जाएगा, के डायमेंशंस LT माइनस 1 हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमें B का चाहिए, तो V माइनस BT भी इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब V इज इक्वल टू BT, और B के चाहिए तो V बाय टाइम ले लेते हैं, तो V का LT माइनस 1 बाय T, तो ये कितना आ जाएगा, LT माइनस 2। तो B के जो डायमेंशंस होंगे वो LT माइनस 2 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे निकालते हैं कांस्टेंट की, किसी भी कांस्टेंट के डायमेंशंस। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। x इज इक्वल टू A प्लस का C बाय M, ये डायमेंशन। इसमें A एंड C के निकालने हैं, ठीक है। जहाँ पे x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, मान लिया डिस्प्लेसमेंट है, और A और C के हमें चाहिए, M हमारे पास मास है, ठीक है। तो ये x माइनस A माइनस का C बाय M, ठीक है। तो ये इक्वेशन आई थी x माइनस का A माइनस का C बाय M इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। तो देखो यहाँ से x में से A सब्ट्रैक्ट हो रहा है और A में से C माइनस, तो x इज इक्वल टू x माइनस का A इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, A के। और x हमारे पास क्या था इक्वेशन में, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट को हम L लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, A और C के डायमेंशन सेम है ना, तो A के डायमेंशन आ गया हमारा L1, ठीक है। तो ये A का डायमेंशन आ गया। अब हमें C का चाहिए, तो x इज इक्वल टू C बाई M। अब C के डायमेंशन C है, तो ये कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू x क्रॉस M। अब x का L है, तो C के डायमेंशन L1 और M1, M1 और L1 ये आ जाएंगे C के डायमेंशंस, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट्स वी टेक अनदर एग्जांपल, एक और लेते हैं। इक्वेशन है u इज इक्वल टू a प्लस का b बाय लैम्बडा का स्क्वायर, ठीक है। ये है नेक्स्ट एग्जांपल। उसके बाद देखो जहाँ पे म्यू हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये म्यू है। तो इक्वेशन सेम एज इट इज करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का b माइनस का लैम्बडा का स्क्वायर। अब म्यू इज इक्वल, क्योंकि 0 हो जाएगा ना, फिर उधर लेके आएंगे, तो म्यू में से a सब्ट्रैक्ट है, तो म्यू इज इक्वल टू a। अब हमने पीछे देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, 0, क्योंकि स्पीड ऑफ
जो लाइट होती है इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, तो एल बाई एल कट के तो डायमेंशन लेस होता है, तो यानी ए के जो डायमेंशंस हो जाएंगे ना वो 0, m1, m0, l0 एंड t0, ये होते हैं इसके डायमेंशंस। तो ए के डायमेंशंस ये हो जाएंगे। उसके बाद बी के देखते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू बी बाय लैम्बडा का स्क्वायर। तो म्यू के कितने होते हैं डायमेंशन 0, m0, l0 एंड t इज इक्वल टू बी बाय लैम्बडा एक टाइप से लेंथ होती है तो एल स्क्वायर। अब ये उधर जाके कितना आ जाएगा, यानी बी के जो डायमेंशंस हो जाएंगे वो m0, l-2 एंड t0, ये हो जाएगा बी के डायमेंशन। तो कुछ ऐसे कांस्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, कुछ कांस्टेंट के डायमेंशंस हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लिया एक और एग्जांपल जो कि इम्पोर्टेंट होगा वो है, मान लिया टेंजेंट एक्स टी y इज इक्वल टू, सॉरी ये है y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स टी, ये है इक्वेशन मान लिया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब हमें देखो y भी गिवन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ t टाइम है, जो t है वो टाइम है। अब देखो अब क्या करें इसका, तो y तो है नहीं, t टाइम है। अब ये जो इक्वेशन है टेंजेंट एक्स टी, इसका मतलब क्या है, टेंजेंट एक्स टी का मतलब क्या है, टेंजेंट थीटा, तो एक टाइप से ये थीटा आ गया एक्स टी, ठीक है, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स टी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब देखो हमने क्या देखा था कि जो डायमेंशंस होते हैं ना थीटा के वो क्या होते हैं 0, तो जो डायमेंशंस होंगे डायमेंशंस ऑफ एक्स टी वो किसके इक्वल होंगे, m0, l0 एंड t0, क्योंकि थीटा है एक टाइप से थीटा ही है, तो इसके डायमेंशंस ये आ जाएंगे। तो एक्स टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा m0, l0 एंड t0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, t की मतलब m0, l0 एंड t के -1, तो ये आ जाएगा x के डायमेंशन, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और डायमेंशंस रह गया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि g होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, या इससे भी नहीं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो होता है, या इससे तो इसका इजी होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे देखते हैं। तो मीटर यानी लेंथ l, पर सेकेंड स्क्वायर यानी t स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर था तो t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा LT -2, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशंस। अब देखो डायमेंशंस में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लिया ऐसे पूछ, तो ऐसी इक्वेशंस होती है, मान लिया ऐसे हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, चेक टू सी, ऐसे आ सकता है कि चेक टू सी इफ एन इक्वेशन इज करेक्ट और नोट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, करेक्ट और नोट। मान लिया इक्वेशन हमें दे दी जाए जो s इज इक्वल टू v क्रॉस t। अब इसमें ये बताना है कि क्या ये इक्वेशन ठीक है, करेक्ट है कि नहीं। अब देखो पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई इसका मतलब इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी। तो s यानी एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम l से मेजर करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई l, ठीक है। राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, l बाय t, और ये टाइम का t। अब देखो l से l गया तो l इज इक्वल टू l, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन है हमारी एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट, ठीक है। और ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हो। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया
P इज इक्वल टू 4T/R। यहाँ P क्या है, यहाँ पे प्रेशर, T क्या है, देखो P क्या है, प्रेशर, ठीक है, T क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है, और आर रेडियस, आर रेडियस मतलब एक टाइप से लेंथ ही होती है, ठीक है। तो प्रेशर देखो, पहले हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, या लेफ्ट और राइट बाद में और पहले कर लो चाहे। तो ये वाली P प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फोर्स M1 L1 एंड T-2 और एरिया का L² आ जाएगा। तो किसके इक्वल हो जाएगा, M1 L1 एंड T-2/L², और ये M1 L ये ऊपर जाएगा ना, तो L-1 एंड T-2। तो ये है प्रेशर का, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गया। उसके बाद ये देखते हैं राइट हैंड साइड, 4T/R, ठीक है। 4 ये तो कांस्टेंट है, एक वो है ना हमारी कांस्टेंट है, तो इसका कुछ नहीं होगा। और T जो कि क्या है, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का हमने क्या देखा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, M1 L1 T-2। ये फोर्स और ये सरफेस टेंशन और इनके प्रेशर के हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे ना, ठीक है। तो ऐसे रिवाइज करते रहा करो, ताकि जो आने वाली इक्वेशंस हैं आप भूले नहीं, ठीक है। तो M1 L1 एंड T-2 बाई लेंथ है ना, तो कितना आ जाएगा, M1 L ये फोर्स पर यूनिट, तो ये ऊपर तो L0 एंड T-2 ये आ जाएगा सरफेस टेंशन का, और ये एक टाइप से लेंथ है, तो बाई L कर दें, यानी ये L-1। देखो अब इसका क्या था, हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये था ना, M1 L-1 एंड T-2, और इसको भी जब सॉल्व किया, क्योंकि बाय आर है, आर भी एक टाइप से लेंथ ही होती है, तो ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा, M1 L-1 एंड T-2, और हमारा राइट हैंड साइड ये आया है, तो M1 L-1 एंड T-2। देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है ना, तो ये जो इक्वेशन होगी वो करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल्स है, मतलब सेम है, तो ये करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। एक और इक्वेशन लेते हैं, E इज इक्वल टू mc², ये आइंस्टीन इक्वेशन होती है ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एनर्जी जो होती है M1 L2 एंड T-2, ये इसका डायमेंशंस होता है एनर्जी का। हम प्रीवियस लेक्चर में ये सारे डायमेंशंस कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में देखिए, ठीक है। M1 L2 एंड T-2, मास का M और c², ये एक टाइप से स्पीड है, मतलब वेलोसिटी है एक टाइप से, और वेलोसिटी का कितना होता है L-1, और ये इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो M1 L2 एंड ये आ जाएगा T-2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो इक्वेशन आ गई करेक्ट। अच्छा, और कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। मान लिया कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, टू राइट ए फॉर्मूला, टू राइट ए फॉर्मूला just by knowing the factors, knowing the factors on which a given quantity depends, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम इनके एग्जांपल्स लेते हैं। मान लिया F हो गया, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के भी और एक्सलरेशन के भी, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये यही मतलब ये इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही क्यों है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, कि ये जो चीज़ है ये ऐसे ही क्यों है, ये ऐसे ही क्यों है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए मान लिया हम एक एग्जांपल,
तो इसको हम देखने के लिए देखो क्या करेंगे, मान लिया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की पावर x पे, ठीक है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की पावर y पे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू किसके इक्वल, हम k m x और a y लिख देते हैं, वेयर k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं। तो फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, जो डायमेंशन होता है m1 l1 t माइनस 2, ये होते हैं, ठीक है। और k कांस्टेंट है जो शुरू में, तो मास का मास यानी m की पावर x, और एक्सलरेशन क्या होता है lt माइनस 2, और इसकी पावर क्या है y, ठीक है। अब m1 l1 t माइनस 2, और यहाँ से क्या आ गया, ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, डायमेंशन 0 होंगे। तो m x और l y एंड t की पावर माइनस 2y हो जाएगा ऐसे। अब देखो मास की यहाँ पे पावर कितनी है 1, और यहाँ पे कितनी है x, तो x का यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब l की पावर यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, और y यहाँ से, यहाँ पे भी l की पावर 1 है, और यहाँ पे l की पावर y है, तो y 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो t की पावर माइनस 2 है, और यहाँ पे माइनस 2y, इसका मतलब y भी 1 आ गया। अब देखो इसका, इस इक्वेशन से और इनका मतलब निकालने का क्या मतलब था हमारा, कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही क्यों है, हम इनको ऐसे चेक करने के लिए क्या, कि क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, तो ये चीज करने के लिए हमने इसको सोल्व किया। अब देखो हमारे x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। अगर हमारे x और y की वैल्यू -1 आ जाती, ठीक है, तो हम इसको कह सकते थे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है ना, क्योंकि हमारी x और y की वैल्यू 1 आई है, इसलिए ये सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो f इज इक्वल टू m में, इसलिए ये फॉर्मूला जो है ये अच्छे से अच्छे मतलब ये कंसिडर है, ये फॉर्मूला अच्छे से कंसिडर है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे ही मतलब जो डायमेंशंस होते हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, वो बच्चों को ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं। तो आप इन ऐसे यूज करके थोड़ा सा दिमाग लगा करके ऐसे सॉल्यूशन बन सकता है इसका, ठीक है। अगले जो डायमेंशंस हमारे जो डायमेंशंस है वो लगभग यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको और कोई डायमेंशंस या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए, मैं आपकी जो वीडियो सॉल्यूशन है वो मैं कर दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।